वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम सब मिलकर देखेंगे एक बहुत ही डिफरेंट साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी। क्या है ना, आपको तो बताइए कि हम इंसान लोग अपनी जिंदगी का एक तिहाई भाग तो कम से कम नींद में ही गुजार जाते हैं। लेकिन सोचिए यार, जो हम 8 घंटे की नींद लेते हैं वो अगर ले ही ना तो कितना ज्यादा काम कर पाएंगे और दुनिया में जल्दी जल्दी तरक्की भी होगी। कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट इस मूवी में होने वाला है, तो चलिए आराम से बैठकर जरूर देखिए इस मूवी को, जिसका नाम है द स्लीप कर्स, जो 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में मलेशिया की एक फैमिली को दिखाते हैं जो किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। एक छोटा लड़का हर चीज की वीडियो ले रहा होता है। सभी बड़े खुश होते हैं क्योंकि बर्थडे जो है, लेकिन परिवार का एक आदमी जिसका नाम बर्नार्ड है, वो बहुत ही अजीब बर्ताव करता है और दिन रात जागता रहता है। एंड कई दिनों तक जब वो सो नहीं पाता तो उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। वो चिल्लाता है कि मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। एंड जब घर में कोई ऐसा करे यार, तो परिवार वालों को थोड़ा दुख तो होता ही है। वो सोचते हैं कि इसके अंदर कुछ दिक्कत हो गई है। और फिर क्या था, परिवार वाले टेंशन में होकर एक ओझा को बुला लाते हैं जो मंत्र वगैरह पढ़कर उसको ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक से ना वो ओझा को काटने ही लग जाता है। एंड सब उस घिनौने दृश्य को देखकर एकदम घबराए जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो जल्दी से उस ओझा को अलग कर देते हैं और यहाँ पर मूवी का टाइटल द स्लीप कर्स डालकर होती है मूवी शुरू। अगले सीन में हांगकांग के एक न्यूरो साइंटिस्ट को दिखाते हैं जिसका नाम एंथनी है। वो अपनी लैब में होता है और चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। बड़ा खास एक्सपेरिमेंट होता है ये। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि सर, ये चूहा 27 दिन तक सोया नहीं, फिर भी हेल्थी है, देखो एकदम नॉर्मल है। शायद आपका ये एक्सपेरिमेंट सफल होने जा रहा है। एंथनी भी थोड़ा कड़कर कहता है कि हाँ अच्छी बात है, और तुम उसको लगातार दवाइयां देते रहना। ये कहकर वो कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाता है। एंड दोस्तों, ये क्लास स्लीप के बारे में है, यानी कि नींद के बारे में। वो स्टूडेंट्स को बताता है कि इंसान के लिए स्लीप बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी भी होता है। लेकिन अगर हम उन प्रोटीन्स को आर्टिफिशियली बनाकर शरीर में चढ़ाने लगे तो फिर इंसान को सोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ से अगले सीन में एंथनी से मिलने रिसर्च कमेटी के लोग आते हैं और बताते हैं कि हम आपके एक्सपेरिमेंट के लिए फंड्स नहीं देंगे आपसे। एंथनी भी कहता है कि देखिए, मेरा एक्सपेरिमेंट लगभग पूरा होने वाला है, ऐसे में आप फंड्स क्यों रोकना चाहते हैं। वो भी कह देते हैं कि इसीलिए क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट प्रकृति के खिलाफ है। प्रकृति के खिलाफ? ये कैसे हो सकता है? डॉल्फिन्स कभी सोते नहीं, फिर भी कितने एक्टिव और हेल्दी रहते हैं। बर्ड्स तो बिना सोए 27 दिन तक उड़ सकते हैं। ये सब प्राकृतिक तो है, लेकिन सिर्फ हम ही हैं जो इस फैक्ट को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। एंड वो लोग कहते हैं कि अगर इंसान सोएंगे नहीं तो उनकी सेहत खराब नहीं होगी क्या, और दिमाग तो और भी खराब हो जाएगा। पर एंथनी कहता है कि इसीलिए तो मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ताकि अगर इंसान ना भी सोए तो हेल्दी रह पाए। एंड अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो इंसान 24 घंटे काम कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जो विकास 100 सालों में होता है वो कम से कम 10 साल में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कमेटी वाले साफ इंकार कर देते हैं और एंथनी निराश होकर चला जाता है। तब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डायना को देखता है। वो बताती है कि मैं कई साल से तुम्हारे चीफ डॉक्टर चैंग के पास ट्रीटमेंट लेती रही, लेकिन अब वो नहीं रहे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। एंथनी पूछता है कि तुम उनसे किस चीज का इलाज करवा रही थी। डायना कहती है मुझे इंसोमिनिया है। एक्चुअली ना, डायना को नींद नहीं आती। एंथनी भी कहता है कि अच्छा, तुम्हारी प्रॉब्लम तो नींद से रिलेटेड ही है, और मैं वैसे भी स्लीप के विषय पर ही एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एंड चूहों पर तो वो एक्सपेरिमेंट सफल रहा, लेकिन अब तक इंसान पर उस इलाज का टेस्ट नहीं किया मैंने। मुझे लगता है मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट रहोगी। वैसे एक बात बताओ, ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हें या तुम्हारे परिवार में किसी और को भी है? डायना बताती है कि मेरे दादाजी और मेरे पापा को था, एंड इसी बीमारी की वजह से वो दोनों चल बसे। एंड अब मुझे भी देखो वो बीमारी लग गई है। एंड मेरी हालत तो उतनी खराब भी नहीं है जितने मेरे भाई की है। वो अभी मलेशिया में रहता है। वो बेचारा तो 3 महीने से सोया भी नहीं। एंड दोस्तों, शुरुआत में जो बर्नार्ड नाम का आदमी दिखाया गया था ना, वही डायना का भाई है। वो कहती है कि प्लीज तुम उससे मिलो और उसका इलाज कर दो प्लीज। अब डायना और एंथनी चले जाते हैं मलेशिया। एंथनी पूछता है कि तुम्हारे दादाजी को इंसोमिनिया कब से था। वो भी कहती है कि दादाजी इंसोमिनिया की वजह से मरे तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, जब पापा को इंसोमिनिया होने लगा तो उन्हें देखकर हमें बहुत डर लगता था। मेरे परिवार वाले तो कहते थे कि हमें किसी का शाप लगा है जिस वजह से हमें इंसोमिनिया हो रहा है। एंड मेरे भाई बर्नार्ड को तो किसी ने बताया कि अगर अपने मरे हुए पिता की पलकें सीधोगे तो इस शाप से मुक्ति मिल जाएगी। उसने वैसा ही किया, लेकिन अब बर्नार्ड 3 महीने से सो नहीं पाया और उसकी हालत बहुत खराब है। एंथनी भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और कहता है कि देखो, डरो मत, मैं बर्नार्ड को ठीक कर दूंगा। फिर दोनों हॉस्पिटल जाते हैं जहां बर्नार्ड को बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो सो नहीं पाता और आंखें खुली रहती हैं उसकी। एंथनी भी कहता है कि ऐसी हालत में से बेहोश करने की कोशिश करेंगे तो शायद उल्टा रिएक्शन होगा और हालात और बिगड़ जाएंगे। इतने में दोस्तों, बर्नार्ड अचानक उठकर सबको धक्का देता है और चिल्लाता है कि मुझे सोना नहीं है, कहकर वो बाहर भाग जाता है। एंड होता ये कि सड़क पर एक कार से वो टकरा कर स्पॉट पर ही मर जाता है। फिर उसकी लाश को हॉस्पिटल में रखा होता है।
अब एंथनी क्या करता है ना कि वो चुपके से जाकर उसके सर को ऑपरेट करके उसका ब्रेन निकाल लेता है। 3 महीने से बर्नार्ड सोया नहीं था, जिस वजह से उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी। लेकिन एंथनी चाहता है कि बिना सोए ही इंसान हेल्दी रहे एंड वो इस ब्रेन को टेस्ट करना चाहता है कि इसके अंदर क्या निकलेगा। डायना उसको एक चेक देती है जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट लिखा होता है। एंथनी कहता है मुझे पैसे क्यों दे रही हो, मैं तो तुम्हारे भाई को बचा नहीं पाया। वो कहती है कि ये तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फंडिंग रोक दी गई है, अगर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो कल अगर मेरी भी हालत बर्नार्ड की तरह हो गई तो तुम कम से कम मेरा इलाज तो कर पाओगे। एंथनी भी आराम से पैसे ले लेता है। फिर हांगकांग आकर वो बर्नार्ड के ब्रेन को टेस्ट करने लगता है। उसे पता चलता है कि ब्रेन के भाग में कोई प्रॉब्लम थी जिस वजह से बर्नार्ड सो नहीं पाया था। वो इसके बारे में अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करता है कि जब हम सोते हैं तो ब्रेन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनते हैं जिनसे बॉडी हेल्दी रहती है, लेकिन जब नींद कम हो जाती है तो ब्रेन वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस नहीं करता और हमारी दिमाग की हालत खराब हो जाती है। यहाँ से काम खत्म करके एंथनी लाइट ऑफ करता है तो वहाँ पर एक ना जला हुआ इंसान दिखता है। अब इसको देखकर एंथनी एकदम से यार डर ही जाएगा। तब उसको डायना की बातें याद आती है कि ये किसी का दिया हुआ शाप है। एंथनी को अपने पिता की याद आती है एंड फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 1942 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो जापानीज आर्मी ने हांगकांग पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस वक्त जापानीज सोल्जर्स ने बहुत ही घिनौनी हरकतें की थी। वो लोगों के घरों में घुसकर पैसे, ज्वेल्स वगैरह लूट लेते थे, साथ ही घर की औरतों और छोटी लड़कियों को भी खींच कर लेकर जाते थे। तब एंथनी छोटा लड़का था एंड जब वो एंथनी के घर में घुसे तो एंथनी के पिता ब्रायंट ने अपनी माँ एरिका और बेटे एंथनी को एक कमरे में छुपा दिया। जापानीज सोल्जर्स को वहाँ कुछ जापानीज बुक मिलते हैं तो वो ब्रायंट से पूछते हैं कि क्या तुम्हें जापानीज भाषा आती है, लेकिन ब्रायंट चाइनीज में जवाब देता है तो वो उसको पीटने लग जाते हैं। तब जाकर ब्रायंट बताता है कि मैं जापान में ही पला बड़ा हुआ था जिस वजह से मुझे जापानीज आती है। एंड तब जापानीज जनरल कहता है कि कल आकर मुझसे मिलना, मुझे कुछ काम है तुमसे। ब्रायंट भी अगले दिन जनरल से मिलने चला जाता है। दरअसल वो हांगकांग के चाइनीज लोगों से बात करने के लिए ब्रायंट को ट्रांसलेटर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं एंड फिर सभी ब्रायंट को कोसते भी हैं कि तुम चाइनीज होकर जापानीज की मदद कर रहे हो, लेकिन बेचारा ब्रायंट बेबसी में ये सब कुछ कर रहा था। जापानीज सोल्जर्स रोज अलग अलग घरों में जाकर रेड करते थे और वहाँ की कीमती चीजें लूट कर लड़कियों को साथ लेकर जाते थे। ऐसे में हुआ ये कि एक दिन ना वो एक मांत्रिक के घर को रेड करने गए। मांत्रिक की 2 बेटियां थी। एक लड़की का नाम मिचेल है जिसकी एक आंख खराब होती है, उसकी बहन का नाम इजाबेल होता है। मांत्रिक ने तो पूरी कोशिश की थी कि वो अपनी बच्चों को बचा पाए, तो उसने उसके लिए उनको एक सीक्रेट रूम में छुपा दिया था ताकि जापानीज सोल्जर से वो सुरक्षित रह पाए। फिर मिचेल इजाबेल से कहती है तुम बहुत लकी हो, तुम्हें सब पसंद करते हैं, लेकिन मुझे देखो मेरी आंख भी खराब है, पापा तो सिर्फ तुम्हें ही बेटी मानते हैं, मुझे तो एक लड़के की तरह पाल रहे हैं वो। ये मंत्र तंत्र वगैरह भी उन्होंने सिर्फ मुझे ही सिखाया क्योंकि वो मुझे लड़का समझते हैं। इस तरह वो अपना दुखड़ा बता रही होती है। यहाँ ब्रायंट को दिखाते हैं तो वो भी सोल्जर्स के साथ आया होता है। वो समझ आता है कि मांत्रिक ने अपनी बेटियों को कहीं पर छुपाया हुआ है, तो उन्हें बचाने के लिए ब्रायंट अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालकर सोल्जर से कहता है कि यहाँ सिर्फ इतने ही पैसे मिले और कुछ नहीं है यहाँ पर, कहकर वो सोल्जर्स को वहाँ से लेकर चला जाता है एंड इस तरह मिचेल और इजाबेल बच जाती है। तो सोल्जर्स जिन लड़कियों को पकड़ कर लाए थे ना, उन्हें कमरे में बंद करके उन्हें बहुत अब्यूज किया जाता है। एंड दोस्तों ये महज कहानी नहीं बल्कि वाकई में वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज सोल्जर्स ने सब कुछ किया था। वो छोटी बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे, यहाँ तक उन्हें बहुत बुरा टॉर्चर करते थे। पता नहीं जापानीज सरकार ने तो खुद इसकी छूट उनको दे रखी थी। एंड उनकी नीची सोच तो ये थी कि युद्ध में सोल्जर्स बहुत डिप्रेस थे और उनका हौसला बनाए रखने के लिए ये सब करना जरूरी था। देख रहे हैं दोस्तों, बेचारी नरक में जी रही थी वो लड़कियां। तो एक दिन वो लड़कियां रोती भी ब्रायंट से विनती करती हैं प्लीज हमें इस नरक से बाहर निकालो। उस समय ब्रायंट जापानीज सोल्जर्स के लिए खाना, शराब वगैरह ला कर देता था। एक दिन उसने ये किया कि सोल्जर्स को खूब पिलाया और जब वो नशे में पड़े हुए थे तो उसने कुछ लड़कियों को वहां से बचा लिया था। लेकिन जब वो सड़क पर भाग रही थी तो वहां पर खड़े जापानीज सोल्जर्स ने उन्हें शूट कर दिया। एंड अगले दिन जनरल अपने ऑफिसर को बहुत मारता है कि तुमने लड़कियों को जाने क्यों दिया। वो नहीं जानता था कि ब्रायंट ने लड़कियों को बाहर छोड़ा था। तो वो ऑफिसर से कहता है कि 4 लड़कियां भाग गई है, अब तुम्हें कहीं से भी मेरे लिए 40 लड़कियों का इंतजाम करना होगा। ऑफिसर सीधे मांत्रिक के घर पर जाता है क्योंकि वो वैद्य भी था, लेकिन मांत्रिक यहाँ पर कह देता है कि मैं दुश्मनों का इलाज करने के लिए नहीं बैठा हूँ, चले जाओ यहाँ से। एंड अब ये ऑफिसर जो जनरल पर गुस्सा था वो मांत्रिक पर अपना सारा गुस्सा उतारने लग जाता है। बाकी सोल्जर्स भी मांत्रिक को बहुत मारते हैं। मिचेल और इजाबेल जो छुपी होती है वो बाहर आ जाती हैं और विनती करती हैं कि प्लीज हमारे पापा को छोड़ दो। बस दोस्तों फिर क्या था, उन दोनों को भी सोल्जर्स पकड़ कर लेकर जाते हैं। वहाँ और भी कई लड़कियां होती है। जनरल तो दूसरे ऑफिसर्स के साथ शराब पीकर मजे कर रहा होता है। यहाँ ब्रायंट मायूस बैठा होता है कि कैसे बचाओ इन सबको। तब जनरल को न जाने कौन सा भूत चढ़ जाता है। वो ब्रायंट से कहता है कि इन लड़कियों में तुम एक को चुनो और उसको घर लेकर जा सकते हो। वैसे भी तुम्हारी बीवी तो है नहीं, सिर्फ एक बेटा ही है ना। अब ब्रायंट को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था उस समय, पर वो किसी भी लड़की को चुनने से इंकार कर देता है। तो तब जनरल मांत्रिक की दोनों बेटियों को दिखाकर कहता है कि इनमें से एक को चुन लो वरना दोनों को मार डालूंगा मैं। ब्रायंट भी घबराकर इजाबेल का हाथ पकड़ लेता है कि मैं इसको लेकर जाता हूँ। एंड अब जनरल कहता है कि ठीक है, छोटी तुम्हारी तो बड़ी मेरी, कहकर वो मिचेल को एक कमरे में लेकर जाता है। लेकिन जब वो उसकी खराब आंख को देखता है तो डर के मारे वहां से बाहर ही भाग जाता है।
वो फिर उस ऑफिसर को मारने लगता है कि मैंने लड़की मांगी थी, भूत नहीं मांगा था। एंड अब ऑफिसर जनरल को तो कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए वो मिचेल पर अपना गुस्सा उतारता है, उसे वो मारता भी है और बहुत टॉर्चर करता है। असल में ना मांत्रिक ने सिर्फ मिचेल को ही सारा मंत्र तंत्र सिखाया था। तो एक दिन ऐसे ही मंत्र तंत्र सिखाते वक्त पूजा चल रही थी और मिचेल की आंख पर आग लगने से उसकी आंख खराब हो गई, इसलिए उसकी आंख इस तरह अजीब दिखती है। अब मिचेल को टॉर्चर करके ऑफिसर निकल ही रहा होता है कि मिचेल उसकी ओर हाथ दिखाकर कोई मंत्र कहने लग जाती है और ये ऑफिसर चिढ़कर दूसरे सोल्जर्स को भी ले आता है और वो मिलकर मिचेल को और टॉर्चर करते हैं। यहाँ से कट करके प्रेजेंट में दिखाते हैं कि एंथनी ने डायना के दिए पैसों से अपना लैब बदल लिया था। तभी डायना आती है और एंथनी को बताती है कि जब से मेरा भाई बर्नार्ड मरा है तब से मुझे नींद नहीं आ रही, लगातार 3 दिन से मैं सोई नहीं हूँ। एंथनी भी कह देता है ठीक है मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, लेकिन मुझे तुम पर अपना एक्सपेरिमेंट करना होगा, क्या तुम मंजूर हो? एंड अब डायना को अपनी बीमारी ठीक करनी थी तो वो राजी हो जाती है और पूछती कि क्या मुझे किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से नींद नहीं आ रही है या फिर कुछ सच में ये परिवार का कोई शाप है, प्लीज बता दो। एंथनी भी कहता है कि देखो मैं शाप वगैरह में विश्वास तो नहीं करता, ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम है और मैं इसको ठीक कर दूंगा आराम से, तुम टेंशन मत लो। डायना पूछती कि अच्छा तुम एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हो वैसे? एंथनी बताता है कि मुझे एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, उसे ठीक करने के लिए मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अब एंथनी डायना को एक कमरे में बिठा देता है और अपने सिस्टम पर उसे मॉनिटर करने लगता है। उसका मकसद है कि डायना कभी सोए ही ना, लेकिन वो नहीं सोएगी तो दिमाग की हालत खराब हो जाएगी, जिस वजह से एंथनी उस कमरे में कुछ प्रोटीन्स को गैस के जरिए सप्लाई करता है ताकि दिमाग को वो प्रोटीन्स मिलते रहे। इससे होगा ये कि उसके दिमाग का संतुलन बना रहेगा। वो डायना को साथ ही साथ हिम्मत भी देता है कि मैं तुम्हें देखता रहूंगा, इसलिए घबराने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी वक्त तुम्हें अगर लगे कि तुम इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहती हो तो बस बाहर जा सकती हो, आराम से दरवाजा खुला हुआ है। एंथनी फिर उसको एक पूल ला कर देता है और कहता है कुछ दिन के लिए मैं कमरे के अंदर नहीं आऊंगा, तुम्हें अकेला यहाँ पर रहना होगा। ये कहकर वो चला जाता है। फिर बाहर से ही वो डायना के कमरे में प्रोटीन्स को गैस के जरिए सप्लाई करने लग जाता है, जिस वजह से डायना का दिमाग आराम से बैलेंस रहता है और वो शांत भी रहती है। लेकिन अचानक एंथनी कोई ना दूसरा गैस भेजता है एंड एक दिन डायना पूछती है कि मैं कितने दिन से नहीं सोई? वो कहता है कि 12 दिन से। तुम 12 दिन से सोई नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम देखो कितने शांत और हेल्दी हो, लगता है हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हो रहा है। डायना पूछती है बात बताओ, क्या तुम्हें कर्मा में विश्वास है? एंथनी कहता है ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? तो डायना बताती है कि ये सब मेरे दादाजी की वजह से शुरू हुआ था। मुझे जो हुआ है वो इंसोमिया नहीं, शाप है जो मेरे दादाजी को लगा था। मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद से कुछ बातें पता लगाई थी। एंड अब यहाँ से दोस्तों फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस प्राइवेट डिटेक्टिव ने क्या पता लगाया था। असल में डायना का दादाजी कोई और नहीं, वो ऑफिसर था जिसने मिचेल को टॉर्चर किया था। तो मिचेल ने ऑफिसर को एक स्लिप कर्ज दिया था जिसमें उसने कहा इतना घिनौना काम करने के बाद तुम कभी चैन से सो नहीं पाओगे। एंड उसी शाप की वजह से वो ऑफिसर कभी सो नहीं पाया। सिर्फ उसे ही नहीं, मिचेल को भी वो शाप उसके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी सबको लगने लग गया। मतलब ऑफिसर के बाद उसके बेटे यानी डायना और बर्नार्ड के पिता को लगा, उसके बाद डायना के भाई बर्नार्ड को और अब डायना को। डायना से बात करके जब एंथनी बाहर आता है तो उसका असिस्टेंट पूछता है सर ये दूसरा गैस क्यों भेज रहे हैं आप? इससे तो डायना की हालत खराब हो जाएगी। पर एंथनी उसे दफा कर देता है और लगातार डायना के कमरे में वो दूसरा गैस सप्लाई करने लग जाता है, जिस वजह से डायना का बर्ताव थोड़ा अजीब हो जाता है। लगता है उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वो चिल्लाने लग जाती है कि मुझे सोने दो। वो लगभग पागल हो चुकी होती है दोस्तों। एंड यहाँ उसे सिस्टम पर देखकर एंथनी भी अजीब तरह से बिहेव करने लग जाता है। वो अपने ओंठ को दांतों से काटकर उसे चबाकर खाने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक तो एंथनी ठीक था, अचानक उसको क्या हो गया? एंड इसका जवाब हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक में। एक्चुअली 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब उस ऑफिसर को मिचेल का शाप मिला था, उस वक्त एंथनी का पिता ब्रायंट मिचेल की बहन इजाबेल को अपने घर ले गया था। इजाबेल ने ब्रायंट से कहा था आप मेरी दीदी मिचेल को भी बचाकर यहाँ पर ले आइए ना प्लीज। ब्रायंट भी चुपके से उस जगह पर गया जहाँ मिचेल को रखा गया था। वो मिचेल को खाना खिलाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खाती और कहती है कि बचपन से मेरी बहन इजाबेल बहुत लकी थी, आज भी देखो वही मुझसे ज्यादा लकी है, इसलिए तो आपने उसको चुना, मुझे नहीं चुना, और आप उसको घर लेकर गए, वो कितने आराम से रह रही है। ब्रायंट उसको समझाता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मोमेंटली था। उस वक्त इजाबेल मेरे पास ही खड़ी थी इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, वरना जनरल तो तुम दोनों को मार डालता। मिचेल बताती है कि शायद आप समझे नहीं, ये सब किस्मत का खेल है। मेरी किस्मत यही थी और मैं इन दरिंदों के हाथों रोज रोज टॉर्चर सहकर मरूं, यही मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। लेकिन आप हमारे देश के दुश्मनों के साथ काम क्यों कर रहे हैं ये बताओ? क्या आपको शर्म नहीं आती? रात को आपको नींद कैसे आ जाती है बताओ? एंड ये कहकर दोस्तों मिचेल ने ब्रायंट को भी वही स्लीप कर्ज दे दिया और मिचेल वहीं पर मर गई। इसी शाप की वजह से ब्रायंट को भी नींद नहीं आती थी। उसे हर किसी का चेहरा मिचेल की तरह दिखने लग गया था। वो आंख भी बंद करता तो नींद नहीं आती थी। एंड एक दिन उसको लगा कि मिचेल की आत्मा इजाबेल को मारने की कोशिश कर रही है। ब्रायंट चिल्ला देता है कि उसे मत मारो, वो तुम्हारी बहन है, समझो उसको। एंड फिर इजाबेल के पूछने पर ब्रायंट उसे मिचेल की मौत के बारे में और उस शाप के बारे में बता देता है।
इजाबेल बहुत रोती है। जब ब्रायंट की माँ एरिका को ये बात पता चलती है तो वो इजाबेल के पैरों पर गिर पड़ती है कि बेटी कुछ भी करके मेरे बेटे को उस शाप से छुटकारा दिलाओ। इजाबेल उन्हें बताती है कि ये सिर्फ ब्रायंट को ही नहीं, उनकी आने वाली सारी पुश्तों को ये शाप लगेगा। मुझे ये मंत्र तंत्र कुछ नहीं आता क्योंकि मेरे पिता ने सिर्फ मिचेल को ये सब कुछ सिखाया, लेकिन हाँ एक रास्ता है, पर उसके लिए हमें मिचेल की लाश को ढूंढना होगा। अब इजाबेल, एरिका और एंथनी जो उस वक्त बहुत छोटे थे, तीनों उस जगह जाते हैं जहाँ जापानी सोल्जर्स ने कई लड़कियों की लाशें फेंकी होती है। वहाँ वो मिचेल की लाश को ढूंढ निकालते हैं और उसे कब्रिस्तान ले जाते हैं। तब इजाबेल मिचेल की आत्मा से बहुत विनती करती है कि प्लीज, ये लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए प्लीज इन्हें दिया हुआ शाप वापस ले लो। लेकिन एंथनी इनसे दूर खड़ा होता है। तब एरिका उसको डांट कर उसके हाथ में एक फूल देती है और कहती है कि तुम भी मिचेल की आत्मा से प्रार्थना करो कि शाप वापस ले ले। फिर एरिका ब्रायंट और इजाबेल की शादी करवा देती है। इजाबेल इस शादी से खुश है, लेकिन ब्रायंट की हालत और खराब हो जाती है क्योंकि अब भी उसको नींद नहीं आती। अचानक उसे इजाबेल की जगह पर मिचेल दिखाई पड़ती है और वो डर कर बाहर सो जाता है। इजाबेल कपड़े काटने के लिए कैंची ले आती है तो ब्रायंट को लगता है कि वो उसको मारने के लिए आ रही है। वो एरिका से कहता है कि माँ, मिचेल मेरा कत्ल करने आ रही है, प्लीज मुझे बचा लो। दोस्तों यहाँ पर ब्रायंट ना लगभग पागल हो जाता है। उसे मिचेल भी दिखती है और इजाबेल भी, लेकिन इजाबेल भी मिचेल की तरह ही दिखती है। यहाँ लगभग ब्रायंट अपना संतुलन खो चुका था और वो एंथनी का गला दबाने लग जाता है। इजाबेल और एरिका बहुत कोशिश करती हैं लेकिन वो नहीं छोड़ता और फिर और कोई रास्ता न पाकर इजाबेल एक चाकू उठा लेती है और कहती है कि एंथनी को छोड़ दो वरना मार डालूंगी। ब्रायंट एंथनी को छोड़ देता है एंड फिर इजाबेल चाकू नीचे डालकर वहां से जाने लग जाती है, लेकिन तभी ब्रायंट उसको पकड़कर चाकू से मार डालता है। फिर वो उस जगह जाता है जहां जापानीज सोल्जर्स रहते हैं। वहां वो जनरल को पकड़कर चाकू से लगातार वार करके उसकी जान ले लेता है और रास्ते में जो भी जापानीज सोल्जर्स आते हैं उन सभी को खत्म करने लग जाता है। लेकिन सोल्जर्स होते हैं, आखिर में वो उसको शूट करके मार डालते हैं। तो अब सिर्फ एंथनी और एरिका जिंदा बचे हैं। कुछ साल के बाद एंथनी थोड़ा बड़ा हो जाता है। एरिका की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तब वो एंथनी से कहती है कि तुम्हारे पापा अच्छे इंसान थे बेटा, लेकिन उसे स्लीप कर्ज मिला था जिस वजह से वो इतनी बुरी मौत मरा। अब इस पर एंथनी कहता है कि उस दिन जब आप और इजाबेल मिचेल की लाश के सामने माफी मांग रही थी तो मैं दूर खड़ा था, पर आपने मुझे जबरदस्ती उसके पास ले जाकर माफी मांगने को कहा और पता है तब से मुझे मिचेल की आत्मा दिखाई दे रही है और पापा को जो स्लिप कर्ज लगा था वो मुझे भी लग गया। अब मैं क्या करूंगा? इसके जिम्मेदार दादी आप हैं और मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहकर दोस्तों एंथनी ने एक तकिया एरिका के मुंह में दबाकर उसको मार डाला। कई साल के बाद एंथनी को भी वही स्लिप कर्ज लगा और वो सो नहीं पाता था, पर वो ब्रायंट की तरह बुरी मौत नहीं मरना चाहता था। इसलिए उसने न्यूरो साइंस स्टडी किया और एक ऐसा इलाज की तलाश में लगा जिसमें बिना सोए ही हेल्दी रह पाए और उसकी दिमागी हालत भी ठीक रहे। उसने अपना इलाज खुद करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो बिना सोई नॉर्मल लाइफ जी रहा था। लेकिन वो धीरे धीरे एक साइको भी बन रहा था और उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि जब मैं सो नहीं पा रहा हूँ तो दुनिया के दूसरे लोग चैन की नींद कैसे सो सकते हैं। इसलिए वो दूसरों से ये कहता है कि नींद नहीं आएगी तो 8 घंटे और काम कर पाएंगे और दुनिया में जल्दी तरक्की होगी वगैरह वगैरह। एंथनी को स्लीप कर्ज लगा था जिस वजह से उसका इलाज उस पर काम करने लगा। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को इंसोमेनिक बनाकर उसके दिमाग को बैलेंस करने के लिए एंथनी ने चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जब डायना उसके पास आई तो उस पर भी एंथनी ने टेस्ट किया और अब उसे मॉनिटर करते हुए एंथनी उसके दिमाग को संतुलन करने लगा है और वो पूरा साइको बन गया है। वो अपने ही ओठों को चबाने लग जाता है। फिर वो डायना के कमरे में जाता है। एंथनी के असिस्टेंट को दिखाते हैं जो वापस आ जाता है और डायना के कमरे में जाता है। वहां का दृश्य देखकर तो वो तुरंत भाग खड़ा होता है और उल्टी करने लग जाता है। फिर वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और वो एंथनी को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। उसके मुंह में खून होता है एंड तब दिखाते हैं कि जिन चूहों पर एंथनी एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो कई दिन तक नहीं सोए और हेल्दी थे, लेकिन अब वो चूहे अपने ही शरीर को काट कर खाने लग जाते हैं। मतलब एंथनी के एक्सपेरिमेंट का उन पर यह असर हुआ था। एंड यहाँ पर पता चलता है कि एंथनी भी इसी वजह से अपने ओंठ चबाकर खा रहा था और अब उसने डायना को भी खाया है, इसलिए उसके मुंह में खून था दोस्तों। और यही सब कुछ देखकर उसका असिस्टेंट उल्टी करने लगा था। कहानी के अनुसार जब नॉर्मल इंसान सोते नहीं तो उनका मेंटल और फिजिकल बैलेंस खो जाता है और वो खुद को ही काट खाते हैं और आखिर में मर जाते हैं। लेकिन एंथनी के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसके इलाज की वजह से उसकी बॉडी उस कदर मॉडिफाई हो चुकी थी। अब एंथनी जिंदगी भर नहीं सोएगा और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वैसे एक तरफ से देखा जाए तो बहुत खतरनाक मूवी थी, लेकिन इसमें जो स्लीप कर्ज है उसके अलावा बाकी सारी बातें सच्ची है। रशिया में एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया था दोस्तों, जिसमें ये टेस्ट किया गया था कि इंसान सोते नहीं तो क्या होता। इंसान सोना ही छोड़ देंगे तो इंसान नहीं रहेंगे। उनका क्या होगा ये कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए हम अपनी लाइफ का 1/3 भाग सोने में बिताते हैं ताकि पीसफुल जिंदगी बिता पाएं। नींद तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए, है ना दोस्तों। बाकी आपका क्या ख्याल है? अच्छा, कहीं आप एक्सप्लेनेशन सुनते सुनते सो तो नहीं गए? कोई बात नहीं, मिलता है अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।